हेलो क्लास। चलिए ये आज का हमारा क्लास है ना, प्रयोगशाला परिचारक। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है ना, हमारी डेली 2 क्लास आपको मिलती है, जिसमें से एक क्लास जो रहता है वो आपका प्रयोगशाला परिचारक को रहता है ना, और सेकेंड क्लास आपको जो डेडिकेटेड रहता है वो अगला क्लास जो है रेलवे है ना, रेलवे एग्ज़ाम को क्या होता है, डेडिकेटेड रहता है। चलिए, और मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि आज हम लोग पदार्थों के गुण जो फिजिक्स है ना, तो प्रयोगशाला परिचारक में हमारा अभी चल रहा है वर्तमान में भौतिकी विषय जो है, और भौतिकी में आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के गुण के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिए है ना, मैं आपको जो प्रश्न आए हुए हैं है ना, जैसे कि आप देखेंगे घटना चक्र ये एक बहुत ही सुंदर सी पुस्तक है ना, बहुत अच्छी पुस्तक है, और साथ ही इसमें जो प्रश्नों का संकलन ऐसा है जो परीक्षा में क्या किए गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो हम लोग उन्हीं प्रश्नों को मैंने है ना क्या किया है, यहाँ पे आधार लेके आपकी क्लास को क्या कर रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग थ्योरी है ना, थ्योरी वाली चीज़ों देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब पढ़ने के 1-2 तरीका होता है, या तो थ्योरी से पढ़ो या MCQ से। ठीक है, तो हम लोग MCQs के साथ पढ़ रहे हैं है ना, MCQs को लेकर जो थ्योरी वाले पार्ट है उसको भी उसी में क्या करते हुए समाहित करते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं है ना, क्या ये जो है शीट देखिए कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, तो हमें थोड़ा सा कंप्रेस करके है ना, छोटे हुए थोड़े संक्षिप्त तरीके से, और साथ ही जो अच्छे तरीके से क्या करना है उसको पढ़ना है, और क्या करें जो ज़्यादा इनपुट दे। तो आज याद रखेंगे भौतिकी में आज आपका जो टॉपिक है ये है पदार्थों का गुण। क्या है? तो पदार्थों का गुण। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका जो पहला प्रश्न है पूछा गया है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। ठीक, जो बारिश होती है ना, जो बारिश होती है बरसात के समय आप देखते हैं उसकी बूंद जो है क्या होती है, गोलाकार होती है। तो गोलाकार ही क्यों होती है इसका कारण आपको बताना है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने भी देखा होगा है ना, बरसात के दिन में क्या होता है, बारिश होती रहती है। आप क्या करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो देखते होंगे है ना, कभी कभी बारिश में क्या होता है, लोगों को थोड़ा सा भीगना पसंद होता है। ठीक है, लोगों को, बच्चों को उसमें खेलना पसंद होता है। तो कई लोग जैसे है ना, मान लीजिए जैसे पिक्चर आप देखते हैं, पिक्चर या सीरियल में वहाँ पे क्या होती रहती है, बारिश होती रहती है, तो क्या करते हैं जो हीरो हीरोइन हो अपने हाथ को निकाल के है ना बाहर गए वर्षा के क्या पानी को अपने हाथ में वो करते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अपने हाथ में उसको चीज़ को महसूस करते हैं, तो ऐसी ही चीज़ें है। ठीक है, तो वर्षा की बूंदें जो हैं क्या होती हैं, गोलाकार होती हैं, और इसका कारण आपको बताना है। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ठीक है, आपके प्रश्न जो पूछा गया था उसमें देखिए ये जो है छत्तीसगढ़ के PSC में ही ये प्रश्न पूछा गया है ना। तो देखिए जो वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का जो कारण है, ऑप्शन है द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या गुरुत्व। ठीक है, आपको आपका आंसर बताना है। देखिए इसमें आपका जो आंसर B है ना, पृष्ठ तनाव, वो जो है वर्षा की बूंद का गोलाकार होने का क्या होता है, कारण होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि ठीक है, वर्षा की जो बूंद होती है ना, इसका गोलाकार होने का कारण क्या होता है। ठीक है, इसका गोलाकार होने का कारण क्या होता है, तो आपको बताना है। आपका आंसर होगा पृष्ठ तनाव। क्या? तो पृष्ठ तनाव। आपका आंसर क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पानी की बूंदें जो है वो क्या होती हैं, गोलाकार होती हैं। ठीक है, जो वर्षा का ही पानी नहीं, जो पानी होती है, पानी की बूंदें कैसी होती है, गोलाकार होती हैं। इसको इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, जैसे घर में बर्तन में पानी रखा है, उसमें आप क्या करेंगे, अपना हाथ डुबाएंगे, और ठीक हाथ डुबा के ऊपर पानी में क्या करेंगे, हाथ डुबाएंगे, हाथ को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, इस तरह की आकृति में रहेंगे, तो पानी की बूंदें जो टपक कर गिरती है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे पानी की बूंदें गोलाकार होती है, इसका कारण क्या होता है, तो हमेशा होता है पृष्ठ तनाव। ठीक, अगला आपका ऑप्शन है, अगला देखिए प्रश्न है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, और देखिएगा ये ठीक है किसी दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन को भी पूछा गया है, तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा, जल में जो पृष्ठ तनाव होता है वही उसका कारण होता है। ठीक, देखिए द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है। ठीक है, आपका प्रश्न आप ध्यान से समझें। प्रश्न पूछा गया है कि द्रव की जो बूंद होती है, मतलब द्रव मतलब पानी की जो बूंद, वो क्या होती है, संकुचित होकर क्या करती है, न्यूनतम क्षेत्रफल घेरती है, या न्यूनतम क्षेत्र घेरने की उसकी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो प्रश्न है
ठीक है, तो याद रखिएगा उसका द्रव की बूंदों का गोलाकार होना, उसके द्वारा जो न्यूनतम क्षेत्रफल को घेरने की जो प्रवृत्ति है, इसका कारण क्या होता है, तो याद रखना आपको पृष्ठ तनाव। ठीक है, क्या तो द्रव बूंद की। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या बोला गया है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्रफल घेरना। ठीक है, न्यूनतम क्षेत्रफल घेरना ये क्या कहलाता है, तो आप याद रखेंगे पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण ये क्या होता है, संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्रफल को कैरी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तेल जो है जल के तल पर, ठीक है, जल के तल पर क्या करता है, फैल जाता है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे देखिएगा आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन तो ये है कि तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है, इसका कारण क्या है, तो ऑप्शन देखिएगा, तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जो है जल की अपेक्षा अधिक घना है। अगला ऑप्शन है तेल जल की अपेक्षा कम घना है। ठीक, फिर आपका अगला ऑप्शन है तेल का तल जो है तनाव पानी से अधिक है। ठीक है, और इसके बाद आपका चौथा ऑप्शन है तेल के तल का तनाव जो है पानी से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पूछा गया है तेल जो है क्या करती है, जल की सतह पर क्या करती है, तैरने लगती है, जल की सतह पर तैरने लगती है। इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे जो तेल होता है ना, इसके तल का तनाव जो है जल से कम होता है। ठीक है, देखिएगा तेल होता है, तेल का जो तनाव है वो क्या होता है, जल के तनाव से कम होता है, इसीलिए वो तैरते रहता है। अगर वो क्या होता है, तेल जो है जल के जो तल के तनाव से अधिक होता तो क्या होता है, वो पानी में डूब जाता। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाते हैं जो तेल है वो पानी की सतह पे ऊपर में तैरता रहता है। इसका कारण क्या है कि उसका जो तनाव होता है, पृष्ठ तनाव, वो क्या होता है, कम होता है। ठीक, अगर वो अधिक होता तो क्या होता, वो पानी में डूब जाता, समाहित हो जाता। ठीक, चलिए देखिए तेल जो है पानी पर तैरता रहता है। ठीक है, इसका कारण क्या है, तो आप याद रखेंगे तेल का जो तनाव है, ठीक है, तेल का जो तनाव है ना, या तेल के तल का जो तनाव है ये क्या होता है, पानी की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, पानी की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो क्या होता है, तैरते रहता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक, अगला प्रश्न कहा गया है कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, अब ऑप्शन दिया हुआ है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, उसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, और ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मिट्टी का तेल जो है पानी के जो तल पे या सतह पर तैरते रहता है। ठीक है, इसका कारण क्या है, तो आप याद रखेंगे मिट्टी के तेल का जो घनत्व है वो जो पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वो क्या होता है, तैरते रहता है। ठीक, देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मिट्टी का तेल जो है पानी की सतह पर, है ना, पानी पे सतह पर तैरता रहता है। इसका कारण क्या है, तो आपको याद रखना है मिट्टी तेल का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, मिट्टी तेल का घनत्व जो है आपको याद रखना है क्या होता है, पानी के घनत्व से कम होता है। ये इसका क्या है, मुख्य कारण है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की तरफ आगे देखेंगे। अब चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और ऑप्शन दिया गया है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, और वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। ठीक है, देखिए आपका है ना साबुन के बुलबुले, ठीक है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पूछा गया है।
ठीक है। देखिए, आप नहाते समय है ना जो साबुन यूज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझेंगे कि जैसे ही आप पानी में क्या करते हैं, साबुन को डुबाते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, साबुन के क्या बनते हैं, झाग बनता है। तो झाग में आपको बुलबुले जैसे संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, साबुन और पानी के मिलने से, है ना, उसमें थोड़ा सा आपको क्या करने से, थोड़ा रगड़ करने से उसमें क्या देखने को मिलता है, झाग में, है ना, बुलबुले आपको देखने को मिलते हैं। तो इसे बुलबुले में पूछा गया है कि साबुन से जो बुलबुले निर्मित होते हैं उसका दाब कैसे होता है। तो याद रखेंगे, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। कैसा होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो साबुन से बनने वाले बुलबुले के अंदर दाब कैसा होता है, तो आपको याद रखना है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब से कैसा होता है, तो अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। देखिए अगला प्रश्न है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास, है ना, साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन है, देखिए, दोनों बुलबुले का आकार एक हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। अगला ऑप्शन, समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा और बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए आपका, दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। देखिए, है ना, जब आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, तो पानी मिक्सचर होने के बाद, ठीक है, रगड़ के साथ झाग निकलता है। झाग से आपको बुलबुले क्या होते हैं, निर्मित होते हुए दिखते हैं। मान लीजिए दो अलग अलग बुलबुले क्या हुए हैं, निर्मित हुए हैं, जिनका व्यास क्या है, अलग अलग है। ठीक है, मतलब उसकी क्या है, जो आकार है ना, जो उसके गोलापन की जो आकार है, क्या हुआ, अलग अलग है। तो दोनों को एक नली द्वारा अगर एक संपर्क में लाया जाए तो क्या हो जाए, क्या होगा। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर जो बुलबुला क्या है, छोटा है, वो और छोटा हो जाएगा, और जो बुलबुला बड़ा है वो क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखिए याद रखेंगे कि साबुन से निर्मित जो बुलबुले होते हैं, यदि इनकी व्यास जो है भिन्न भिन्न है, यदि व्यास कैसी है तो भिन्न भिन्न है, तो आप याद रख पाएंगे, है ना। अगर व्यास भिन्न भिन्न है और दोनों के एक नली की सहायता से जोड़ा जाता है तो आप याद रखेंगे, है ना, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जो बुलबुला बड़ा है, ठीक है, जो बड़ा बुलबुला है ये क्या होगा, और भी बड़ा हो जाएगा। जो बड़ा बुलबुला है ये क्या हो जाएगा, इसमें और भी बड़ा होते जाएगा। और जो छोटा बुलबुला है ना, जो छोटा बुलबुला है ये और भी छोटा होते जाएगा। जो छोटा बुलबुला है वो क्या हो जाएगा, और भी छोटा होते जाएगा। ये क्या है, आपका उत्तर है। ठीक है, ये क्या है, तो आपका उत्तर है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी की स्थल से छोड़ा जाता है, ठीक है, तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन है गुब्बारे के आमाप में कमी आएगी, ठीक है। अगला ऑप्शन है गुब्बारा चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा, ठीक है, गुब्बारा जो है चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा। अगला ऑप्शन है गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन है गुब्बारे का आमाप व आकार पहले समान ही रहेगा। देखिए क्या बोला गया है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी की स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई में जाने पर क्या होगा। ठीक, देखिए हाइड्रोजन किससे, तो हाइड्रोजन गैस से भरा पॉलीथीन का गुब्बारा है। किसका गुब्बारा है, पॉलीथीन, ठीक है। और इसको क्या किया जाता है, आकाश में खुला छोड़ दिया जाता है तो वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडल की ऊंचाई में जाने पर इसमें क्या परिवर्तन आएगा उसके बारे में पूछा गया। देखिए आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे, है ना, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जिसमें कहा गया कि गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। तो याद रखना है गुब्बारे के आमाप में क्या होनी चालू हो जाएगी, यहाँ पे वृद्धि चालू हो जाएगी। चलिए क्लास, है ना, देखते हैं हम लोग इसी में। देखिए हम लोग पहुँचे कहाँ पर थे, तो आपको याद रखना है, ठीक है।
केशिकत्व के कारण के बारे में हम लोग देखना था। लेकिन चलिए पीछे थोड़ा सा जाते हैं और कुछ चीज़ों को, है ना, हम लोग फिर एक बार देखते हैं। तो कुछ थोड़ा ही पीछे चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद देख पाएंगे कि अगर हाइड्रोजन में, ठीक है, अगर हाइड्रोजन गैस क्या किया जाता है, पॉलीथीन वाले गुब्बारे में भरा जाता है और उसको आप वायुमंडल में, है ना, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या होती है, ऊंचाई में जाती है, उड़ती हुई कहाँ जाती है, ऊंचाई की ओर जाएगी। और आपको याद रखना है इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, तो उसकी अमाप में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। क्या, तो अमाप में उसकी वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए जो साबुन का जो बुलबुला बनता है, अगर आप उसको आवेशित करते हैं तो याद रखेंगे उसके बुलबुले की त्रिज्या में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए आप साबुन का अगर प्रयोग करते हैं, साबुन का अगर प्रयोग करते हैं, कहने का मतलब ये साबुन का प्रयोग तो खैर सभी करते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे साबुन का प्रयोग करते समय, ठीक है, झाग या बुलबुले आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब बुलबुले को अगर आप आवेशित करते हैं तो आपको उसकी त्रिज्या में, ठीक है, वृद्धि देखने को मिलती है। इसके बाद मैं आपको केशिकत्व के कारण के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, क्या, तो केशिकत्व के कारण के बारे में, तो जैसे प्रश्न पूछा गया है उसके उल्टे चीज़ों को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। तो केशिकत्व के कारण याद रखेंगे जो केरोसिन का, है ना, केरोसिन तेल का जो लालटेन होता है उसका हम लोग क्या कर पाते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, इसका जो है धागा या रुई का हिस्सा जो है क्या होता है, केरोसिन से डूबा हुआ होता है और ये तब तक जलता है ना, इसका ज्वाला तब तक जलते रहता है जब तक कि केरोसिन क्या ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में देखेंगे कि स्याही शोक पत्र, है ना, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। ठीक है, अगला आप लोगों ने केशिकत्व के कारण क्या देखा। केशिकत्व के कारण आप देखते हैं कि केरोसिन का तेल जो है क्या करता है, लालटेन में ऊपर की ओर जाता है और ज्वाला जलता है आपके जलाने पर। ठीक है, इसी प्रकार याद रखेंगे कि जो बड़े पेड़ होते हैं, है ना, जो पेड़ पौधे होते हैं, इसमें दूसरा चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें दूसरा चीज़ आपको याद रखना है स्याही। ठीक है, जो हमारे पेन का स्याही है, इसको भी आप लोग देखते हैं कि आप लिखते जाते हैं, उसके बाद ये क्या होता है, धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। ठीक है, आप इसमें लिखने का काम करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, ख़त्म होने लगता है। साथ ही दूसरा चीज़ कि स्याही जब इसको आप भरे होते हैं, ठीक है, स्याही जब इसको क्या होता है, ये रिफिल में भरा हुआ होता है, तो क्या है, ये ऊपर और नीचे हिस्से में, ठीक है, एक प्रॉपर टेम्परेचर के अनुसार उसको रखा जाता है ताकि उसमें क्या हो मत हो। ठीक, यहाँ एक्चुअल में दाब का जो है क्या होता है, कारण क्या होता है, दाब के कारण क्या होता है, वो बाहर नहीं निकलता। दाब में अगर वेरिएशन होती है तो क्या होता है, वो बाहर निकल आता है। ठीक है, वो आपको शर्ट में लगेगा, जहाँ पर भी आप रखते हैं वहाँ पे उसका रंग क्या है, लग जाता है। तीसरा है जो पेड़ आप देखते हैं, है ना, जो आम का पेड़, जो बड़े पेड़ देखते हैं, जो फल वाले पेड़ देखते हैं, तो केशिकत्व के कारण वो ज़मीन के अंदर से क्या ले पाते हैं, पानी, पोषक तत्वों और अन्य विटामिन को क्या कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। तो केशिकत्व के कारण ही क्या हुआ, जो, ठीक है, जो दीप जलता है ना, ठीक, वो किसके कारण है, तो केशिकत्व के कारण। ठीक है, साथ में जो स्याही है ना, इसको आप लिख पाते हैं, या स्याही का जो शोक पत्र है किसके कारण है, केशिकत्व ही कारण ये क्या होता है, सूख पाता है। अगला है जो पेड़ पौधे हैं, ये जो है अपना भोजन का जो निर्माण करते हैं, ठीक है, ये अपने भोजन के लिए जो पानी, है ना, भोजन के लिए जो पानी और साथ ही जो खनिज लवण और जो विटामिन्स का ये इस्तेमाल करते हैं, है ना, ये कैसे उन तक पहुंचता है, तो केशिकत्व के ही कारण। किसके कारण, तो केशिकत्व के ही कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। ठीक है, देखिए स्याही का जो सोखना है, ये मैंने आपको बताया कारण क्या है, तो केशिकत्व। ठीक है, उसके ऊपर भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना। ठीक है, जो भूमिगत जल है ना, भूमि के
नीचे में जो जल है उसका ऊपर चढ़ना, वो कारण क्या है? तो केशिकत्व। ठीक है, भूमि के जल का जो ऊपर की ओर आना उसका कारण क्या है? तो केशिकत्व। साथ ही सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना। ठीक है, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना याद रखेंगे। किस पे? तो सूती कपड़े पर। ठीक है, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना। ठीक है, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ये भी किसके कारण है? तो केशिकत्व के कारण है, आपको याद रखना है। ठीक है, सूती कपड़े की, ठीक, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ये भी किसके कारण होता है? तो केशिकत्व के ही कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे जो अगला है ना, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ठीक है, मैंने आपको केशिकत्व ही के कारण बताया कि पौधे जो है क्या करते हैं? जल जो लेते हैं, खनिज लवण जो लेते हैं, जो विटामिन लेते हैं, उसके कारण है ना, पौधे के जड़ से वो पूरा क्या होता है? उसके पत्ते तक पहुंचता किस कारण है? तो उसका कारण क्या है? तो आपको याद रखना है, केशिकत्व उसका कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, बत्ती वाली स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? आपको ये बताना है। ठीक है, आप लोगों ने बत्ती वाला स्टोव देखा होगा, है ना? अगर नहीं देखा है तो आप लोग कहाँ जाएंगे? आमदनी 98 खर्चा रुपया में, है ना, आप देख पाते हैं वहाँ पे। ठीक है, जब क्या होता है, तीनों को है ना लात मार के नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उसके बाद इन लोग एक दूसरी कंपनी में जाते हैं जहाँ तीनों की वही वहाँ पे काम करते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक हीरो के द्वारा बताया जाता है, ठीक है, कि वो गैस में हवा भरती गई, है ना, गैस में फिर हवा भरती गई, टेंशन, फिर घर गैस में हवा भरती गई और टेंशन, इस तरीके की बातें वहाँ पे होती हैं, है ना। जो कार कंपनी के मालिक है उसको हम लोग बताते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब क्या होता है, वो ब्लास्ट कर जाता है। तो उसी तरीके से, है ना, आप देखेंगे जो स्टोव वाला गैस पुराने समय में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मिट्टी तेल के इस्तेमाल के द्वारा वो चलता था। ठीक है, मिट्टी तेल क्या किया जाता था, उसमें भर दिया जाता था, और ठीक है, उसमें क्या करने के लिए, जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी, तो क्या किया जाता था, गैस को हवा देना पड़ता था। ठीक है, तो गैस को क्या करना पड़ता था, हवा देना पड़ता था। जो स्टोव गैस होता था उसको हवा देना पड़ता था। उसके लिए बाहर में एक चैनल लगा होता है जिसको आप लोग क्या करते हैं, अंदर बाहर करते हैं, तो क्या होता है, उसमें हवा जाता था। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, जो बाती होती है, ठीक है, जो बाती होती है, कपड़े की बाती होती है, किसी अन्य तरीके की ऐसी चीज़ें जिससे क्या होती है, और वो गैस कब तक जलता था, जब तक उसमें केरोसिन का तेल रहता था। जैसे केरोसिन का तेल क्या हो जाता, खत्म हो जाता, गैस क्या हो जाता, अपने आप बुझ जाता था। तो देखिए, जो जलने वाला जो हिस्सा है, ज्वाला का हिस्सा, वो क्या होता है, बाहर होता है, और केरोसिन जो है क्या होता था, अंदर की ओर होता था। तो जो मिट्टी का तेल का उसके धागे तक, ठीक है, पहुंचना, ये किस कारण होता था, तो याद रखेंगे आप, केशिकत्व के कारण। किसके कारण, तो केशिकत्व के कारण। लेकिन देखिए, आपका ऑप्शन मैं बताता हूँ, ऑप्शन में केशिकत्व नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है परासरण, विसरण, पृष्ठ तनाव और जीवद्रव संकुचन। यहाँ पे याद रखेंगे, अगर केशिकत्व जो है ऑप्शन में नहीं है और वहाँ पे पृष्ठ तनाव है, ठीक है, केशिकत्व अगर वहाँ ऑप्शन में नहीं है और वहाँ पर पृष्ठ तनाव है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है, आपको आंसर क्या लेना है, तो पृष्ठ तनाव। ठीक, गैस स्टोव, ठीक, गैस स्टोव में देखेंगे, जो देखिए, ठीक है, गैस स्टोव में केरोसिन, ठीक है, गैस स्टोव में जो केरोसिन होती है, केरोसिन से इसकी बत्ती तक जो केरोसिन के, है ना, केरोसिन का प्रवाह होता है, उसका कारण क्या होता है, तो अगर केशिकत्व नहीं देना है, केशिकत्व, अगर केशिकत्व ऑप्शन में नहीं है तो आपको पृष्ठ तनाव, अगर ऑप्शन में है तो पृष्ठ तनाव का आपको आंसर लेना है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव को ही आपको आंसर लेना है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, एक केश नली में जब जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण क्या है, आपको ऑप्शन बताना है। ऑप्शन देखिए, तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, और तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। देखिए, केश नली में याद रखेंगे, जल की अपेक्षा, है ना, एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। ठीक, केश नली में अगर आप क्या करेंगे,
जल लगा देंगे, है ना, केश नली में अगर आप जल भरते हैं और साथ ही उसमें किसी तरह के अन्य द्रव जैसे कि केरोसिन हो गया, है ना, केरोसिन हो गया, या किसी दूसरे अन्य तेल को, ठीक है, जैसे सरसों का तेल हो या किसी दूसरे अन्य प्रकार के तेल को आप क्या करते हैं, उसमें भरते हैं, तो अगर आपकी उसकी बत्ती की ऊंचाई को क्या करते हैं, ऊंचा रखते हैं, तो कौन सी ज़्यादा ऊंचाई तक जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कौन ज़्यादा ऊंचाई तक जाती है। तो याद रखेंगे पानी ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाती है, क्या होगा, जो दूसरा द्रव होता है वो क्या होता है, ज़्यादा ऊंचाई तक जाता है। और याद रखेंगे तरल का पृष्ठ तनाव जो है जल की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो अधिक ऊंचाई तक जा पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, आप देख पाते हैं कि केश नली में, किसमें, तो केश नली में, ठीक है, किसमें, तो केश नली में, ठीक है, जल की अपेक्षा जो तरल है वो क्या होता है, अधिक ऊंचाई तक जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, अधिक ऊंचाई तक जाता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही होगा, जिसमें ये बताया गया है कि तरल का जो पृष्ठ तनाव है, ठीक है, इसमें देखेंगे कि तरल का जो पृष्ठ तनाव होता है ये जल के पृष्ठ तनाव की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। तरल का पृष्ठ तनाव जो है जल के पृष्ठ तनाव की अपेक्षा अधिक होता है, इस कारण जो है केश नली में जो तरल होता है वो अधिक ऊंचाई तक जाता है ना, जल की अपेक्षा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होगा, ये आपका प्रश्न है। और देखिए ऑप्शन ए है बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है घट जाएगा, ऑप्शन सी है जैसे का वैसा ही रहेगा, मतलब यथावत रहेगा, और ऑप्शन डी है चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा, ठीक है, चपटा होकर तस्तूरी नुमा हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे प्रश्न मैं आपको फिर से दोहराता हूँ, झील की तली से उठकर वायु को बुलबुला ऊपरी सतह तक आता है, ठीक है। क्या देखते हैं, आपकी झील होता है ना, और झील की तली से वायु बुलबुला जो है ये क्या करता है, झील के सतह में आता है, ठीक है। झील की तली से वायु का बुलबुला जो है झील की सतह में आता है तो उसके आकार क्या हो जाएगा। देखिए है ना, जैसे जैसे ऊपर आते जाएगा उसके आकार में आपको क्या देखने को मिलती है, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर झील के तली से याद रखेंगे वायु का बुलबुला जो है क्या होता है, झील के सतह पे आता है तो उसके आकार में आपको क्या देखने को मिलेगी, आकार में आपको याद रखना है वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। आकार में क्या, तो वृद्धि देखने को मिलेगी। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या होता है ना। हवाई जहाज़ में आप क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, तो उस दौरान देखेंगे जो आप पेन रखे रहते हैं उसके रिफिल से स्याही जो है क्या होता है, बाहर आ जाता है, आपके शर्ट में लग जाएगा या कहीं पर आप रखे होंगे उसमें उसका रंग क्या लग जाता है। इसका कारण क्या है, तो देखिए ऑप्शन ए है वायु दाब में कमी के कारण, दूसरा है वायु दाब में वृद्धि के कारण, तीसरा है स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, और चौथा है अत्यधिक भार के कारण, ठीक है। देखिए आपका प्रश्न क्या पूछा गया है कि जब आप हवाई जहाज़ पे होते हैं, कहाँ, तो हवाई जहाज़ पर, देखिए जब आप कहाँ होते हैं, हवाई जहाज़ पे होते हैं और आप पेन रखे हुए हैं, ठीक है, तो पेन की स्याही ये जो है क्या होती है, रिफिल से बाहर आने लगती है। इसका कारण क्या होता है, तो देखिए वहाँ क्या होता है, वायुमंडलीय दाब जो है क्या होता है, कम हो जाता है। देखिए जैसे जैसे ही ऊंचाई की ओर आगे बढ़ते जाते हैं आपको वायुमंडलीय दाब का अनुभव कम होने लगता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप अधिक ऊंचाई पे जाते जाएंगे वहाँ क्या नहीं होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, वहाँ ऑक्सीजन क्या होता है, धीरे धीरे अनुपस्थित होने लगता है। तो यही एक कारण है कि हवाई जहाज़ में जब आप एक अधिकतम ऊंचाई पे होते हैं, है ना, हवाई जहाज़ में जब ऊंचाई पे आप होते हैं तो पेन में, है ना, पेन की स्याही से उसका क्या होता है, स्याही बाहर आने लगता है रिफिल से, ठीक है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, इसको, है ना, संतुलित करने के लायक नहीं होता। वायुमंडलीय दाब वहाँ क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। तो उसका कारण क्या है, वायुमंडलीय दाब का कम होना, ठीक है।
इसका कारण क्या है? तो आपको याद रखना है वायुमंडलीय दाब का कम हो जाना। ठीक है, वायुमंडलीय दाब अगर कम हो जाएगा तो पेन की रिफिल से स्याही जो है स्वतः क्या होने लगती है? बाहर आने लगती है। चलिए आपका जो अगला प्रश्न है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? ये आपको प्रश्न पूछा गया है। और ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन के गति का नियम, तीसरा ऑप्शन है बर्नौली का सिद्धांत और चौथा नियम है पास्कल का नियम। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक से संबंधित अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएं और उसमें उसके कार्य करने की विधि या कार्य करने का सिद्धांत बताया जाए तो आपको याद रखना है ये जो है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? तो पास्कल के सिद्धांत पर। देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपका जो प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जो हाइड्रोलिक ब्रेक है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक है, ये किस पर काम करता है? तो आपको याद रखना है पास्कल के नियम के अनुसार ये काम करता है। ठीक है, पास्कल के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। इसका लाइव एग्जांपल आप लोग कभी देखे होंगे तो जो ठीक है ट्रैक्टर का जो ट्रॉली वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जब उसमें या किसी भी प्रकार का चीज़, किसी भी प्रकार कहने का मतलब या तो आप उसमें है ना गिट्टी लाते हैं, जिसे गिट्टी को इंग्लिश में कंक्रीट कहते हैं जी, है ना, जिसमें पिक्चर में क्या फेंक के मारने का कहीं कहीं सीन आपको देखने को मिलता है आंदोलन के दौरान। ठीक, और दूसरा चीज़ आप उसमें अगर रेत लाते हैं, है ना, सैंड, ठीक, तो क्या करते हैं उसको एक जगह पे क्या करना लगता है? इकट्ठा करने के लिए गिराना पड़ता है। तो ट्रॉली का जो हिस्सा, जिस पाइप के माध्यम से आप देखेंगे ट्रॉली को जब ऊपर उठाते हैं, है ना, उन सामानों को गिराने के लिए, तो आप एक स्टील का बना हुआ, है ना, एल्यूमिनियम का बना हुआ क्या देखते हैं? अंदर में मशीन का लगा हुआ हिस्सा होता है। ठीक है, वो कौन से सिद्धांत पे काम करता है? तो आपको याद रखना है पास्कल के नियम पर काम करता है। ठीक, ऐसा ही आप कहाँ जेसीबी की मशीन पे देखते हैं। ठीक है, जेसीबी की मशीन में देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है? ठीक है, उसका जो हाइड्रोलिक ब्रेक है किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो आपको याद रखना है पास्कल के नियम में, है ना, पास्कल के नियम पर आधारित होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप देखते हैं। चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर पठन में, ठीक है, बैरोमीटर सूचकांक में अचानक गिरावट हो जाने की स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी दशा का हमें आभास कराती है या कौन सी दशा का हमें इंगित कराती है? ऑप्शन है तूफानी मौसम का, अगला ऑप्शन है ना प्रशांत मौसम का, प्रशांत मौसम मतलब शांत रहने का मौसम का, अगला है शीत और शुष्क मौसम का और अगला ऑप्शन है उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है आप याद रखेंगे कि पूछा गया है कि बैरोमीटर के पठांक का, ठीक है, बैरोमीटर के पठांक का अचानक गिर जाना, ठीक है, अचानक गिर जाना, ये क्या बताता है? ये बताता है कि मौसम अब क्या होने वाला है? तूफानी होने वाला है ना, अब क्या आने वाला है? तूफान आने वाला है। आप जिस जगह पे हो, जहाँ पर भी हो, तुरंत अपने घर पहुँच जाएं। ठीक है, ये इस चीज़ को बताता है। तो ये क्या करता है? तूफानी मौसम को बताता है कि अब क्या आएगा? तूफान आने वाला है। ठीक है, तूफानी मौसम को ये इंगित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि अगला प्रश्न में कहा क्या गया है। ठीक, जल का अधिकतम घनत्व पूछा गया है। ठीक है, जल का अधिकतम घनत्व पूछा गया है और ऑप्शन दिया हुआ है 373 केल्विन, अगला ऑप्शन है 277 केल्विन, फिर तीसरा जो आपका ऑप्शन है 273 केल्विन और अगला ऑप्शन है 269 केल्विन। ठीक है, तो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है ये कितने केल्विन पर होता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, देखिए जल के घनत्व को हम लोग किस में मापते हैं? तो याद रखना है आपको केल्विन पर। किस पर? तो केल्विन पर। और आपका ऑप्शन बी जो है 277 केल्विन जो है इस पर सही हो जाएगा। ठीक, तो आपको याद रखना है जल का जो अधिकतम घनत्व है, ठीक है, जल का जो अधिकतम घनत्व होता है ये कितने केल्विन पर होता है? तो याद रखना है 277 केल्विन पर। किस पर? तो
277 केल्विन पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। देखिए, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः जो उसका मूल आयतन है वो प्राप्त हो सके। ठीक है, देखिए प्रश्न यहाँ पे बताया गया है कि यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, क्या हो जाए, संपीड़ित हो जाए, तो उसका मूल का क्या हो जाता है, वो आधा रह जाता है, तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल जो है आयतन प्राप्त हो सके। ठीक है, कि पुनः जो मूल आयतन है वो क्या हो सके, प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस प्रश्न को पहले तो गैस के नियम के अनुसार हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाते हैं किसी गैस का आयतन जो है ना, किसका, तो गैस का जो वॉल्यूम है ये कितना दिया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस पर ये क्या हो रहा है, संपीड़ित हो रहा है। ठीक है, और जिसके कारण इसका ये अपने मूल से आधा हो जाता है, ये अपने मूल से क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ये संपीड़ित होने पर, ठीक है, ये अपने मूल से क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। क्या होता है, अपने मूल से आधा हो जाता है। ये आपके प्रश्न में बताया गया है। और तो इसे किस ताप पर गर्म करना है कि पुनः मूल आयतन ये प्राप्त कर सके। तो देखिए यहाँ पे गैस का नियम आपको याद रखना है ना। गैस का एक नियम होता है, ठीक, जिसको यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये होता है V1/V2, क्योंकि दो वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, उसका मूल का आधा होता है, तो इसका मतलब मूल जो है V1 है। ठीक है, मूल जो है V1 है, और मूल के बाद में जो परिवर्तन हो वो उसका V2 का वैल्यू होता है। और ये जो है T1 = T2 के बराबर होता है। ठीक, ये सूत्र है, आपको याद रखना है। ठीक, V1/V2 = होता है T1/T2। ठीक है, अब देखिए इसमें V1 के बारे में आपको याद रखना है। चलो मैं इसको V1 ले लेता हूँ। इसको संपीड़ित करने पर क्या होता है, ये जस्ट आधा हो जाता है, और V2 जो है उसका जो मूल आयतन है वो होता है। तो इसी में आप T1 याद रखेंगे। T1 कितना होता है, 273 केल्विन। ये उसका जो है क्या होता है ना, स्थिरांक वैल्यू है क्या, तो उसकी है ना यूनिवर्सल वैल्यू क्या है, 273। T1 को ये बारे में याद रखेंगे, यूनिवर्सल वैल्यू है 273। और इसके बाद इसको कितना में गर्म हुआ है ना, याद रखना है 27 में। कितना में, 27 में। तो ये कितना हो गया, 300। ये कितना हो जाता है, 300 केल्विन हो जाता है। अब हमें उसका टेम्परेचर बताना है ना। इसमें क्या बताया गया कि किस टेम्परेचर पे हम उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जो अपनी मूल अवस्था में आ जाए। तो चलिए V1 की वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलती है V/2। ठीक है, साथ ही जो V2 है इसका वैल्यू V है ना। T1 आपको देखने को मिलता है 300 केल्विन, और T2 का हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो याद रखेंगे 2 है, ये नीचे आ जाएगा, तो 2 नीचे आके क्या हो जाएगा, 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, ये भी और ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और T2 का जो है, T2 की वैल्यू निकालने के लिए 300 × T, ये आपका वैल्यू जो है 600 केल्विन हो जाएगा। T का वैल्यू आप देख पाते हैं कितना होता है, तो 600 केल्विन। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है ये तो T की वैल्यू में जो इसका यूनिवर्सल वैल्यू वो भी तो जुड़ा हुआ है। T1 में यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि 273 क्या होता है, उसमें यूनिवर्सल वैल्यू जुड़ा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 2T की वैल्यू निकालने के लिए जो उसका यूनिवर्सल वैल्यू है उसको हटा देंगे। तो 600 - 273, तो देखिए आप यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 27 ये और 300 ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या देख पाए, यहाँ पर देखिए एक प्रश्न था जिसमें बताया गया था कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो गैस है ना, गैस का आयतन कितना दिया है, देखिए जल का जो अधिकतम घनत्व था वो कितना बताया था मैंने आपको, 277 केल्विन। इसके बाद जो अगला प्रश्न आया उसमें गैस का आयतन आपको दिया था 27 डिग्री सेल्सियस, और इसको क्या करना है, संपीड़ित करना है, जिससे इसका जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा हो गया इसका वॉल्यूम। ठीक है, और इसको किस ताप पे गर्म करें कि इसका जो आधा हुआ हिस्सा फिर से क्या हो जाता है, मूल अवस्था में आ जाए। तो उसके लिए हम लोग गैस के नियम देखते हैं, जो होता है V1/V2, और ये बराबर होता है T1/T2 के। ठीक है, तो यहाँ पे TT याद रखेंगे। T1 का जो एक फिक्स वैल्यू आपको मिलता है, यूनिवर्सल वैल्यू, वो होता है 273 केल्विन, और उसमें कितना और ऐड करेंगे, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड और ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 300 केल्विन। और हमें
इसका जिस ताप पर गर्म करने के बाद इसकी मूल अवस्था प्राप्त होती है उस ताप को बताना है, तो ताप होता है T2। उसके बाद V1 V2 में इसका जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 227 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, किसी नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ऑप्शन है कार्योलिस प्रभाव, दूसरा स्तंभ है ऑप्शन है ग्राहम का नियम, तीसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है पास्कल का नियम, और चौथा ऑप्शन है आवोगाद्रो का नियम। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि किस नियम के अनुसार समान ताप, ठीक है, समान ताप और ठीक है समान ताप और दाब और साथ ही सभी गैसों के, है ना, सभी गैसों के निश्चित अनुपात आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना, सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, अणुओं की संख्या जो क्या होती है, समान होती है, और किस नियम के अनुसार होता है, तो आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, है ना, आवोगाद्रो का नियम के अनुसार। किसको, तो आवोगाद्रो के नियम के अनुसार। ठीक है, इसको एवोगाद्रो के नाम से भी हम लोग, है ना, 10वीं कक्षा में मैंने इसको एवोगाद्रो के नाम से पढ़ा हुआ था। तो देखिए समान ताप और दाब पर सभी गैस जो है निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये कौन सी नियम के अनुसार है, कौन सी नियम के तहत ऐसा होता है, तो आपको याद रखना है आवोगाद्रो नियम के अनुसार ऐसा होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न को देखते हैं, है ना। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन है कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर। ठीक है, आयतन बढ़ाओगे दूरियां तो बढ़ेंगी, एकदम सही है। फिर दूसरा ऑप्शन है कंटेनर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लीक होने पर। ठीक है, कंटेनर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लीक होने पर। देखिए कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होंगी, लीक होंगी, तो उसके क्या होगा, आपको आयतन में वृद्धि, है ना, जो अणुओं के बीच की दूरी तो आपको देखने को मिलेगी। और तीसरा है कंटेनर के अंदर हवा का दबाव बढ़ाने से। देखिए कंटेनर के अंदर आप हवा का दबाव बढ़ाएंगे तो दूरियां क्या होंगी, कम होने लगेंगी। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन कंटेनर के आकार में बिना बदलाव किए कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, अंदर डालते हैं, तो इसमें उनकी दूरियां क्या हैं, बढ़ने के बजाय क्या हो जाएंगी, घटने लगेंगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में 2 ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन पहला देखिएगा कि कंटेनर का अगर आप आयतन बढ़ाते हैं तो ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कंटेनर से अगर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाते हैं, बाहर लीक होते हैं, और बाहर लीक होते रहते हैं, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के मध्य क्या होगी, दूरियाँ बढ़ जाएगी। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर तो है, और किस परिस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच, है ना, दूरी बढ़ेगी, किस परिस्थिति में इनके बीच दूरी बढ़ेगी। तो याद रखना है आपको, अगर आप कंटेनर का आयतन बढ़ाते हैं, है ना, कंटेनर के आयतन में वृद्धि करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु के मध्य क्या होगी, वृद्धि बढ़ेगी। और अगर इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, लीक होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होता है, तब भी दूरियां आपको क्या होंगी, बढ़ते हुए दिखेंगी। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए जो कारण है, लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। देखिए यहाँ पे आपको याद रखने हैं कि लोहे का पारद जो है तैरता रहता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण क्या है, देखिए तो पारद का अपेक्षित घनत्व जो है लोहे की अपेक्षित घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। इसी कारण क्या होता है, वो अपने ऊपर उसको तैरा के रखता है। साथ ही जब पानी का लोहे से कम होता है, देखिए आपका प्रश्न ये पूछा गया है कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता रहता है किंतु पानी में डूब जाता है, उसका कारण क्या है। तो जो लोहे का पारद है, ठीक है, लोहे का याद रखेंगे, जो गोले का पारद है वो उसका अपेक्षित घनत्व जो है पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि लोहा का जो पारद है ना, लोहा का पारद है ये, ठीक, ये लोहे का एक गोला जो है, लोहे का गोला पारद में तैरता रहता है, ठीक है, लेकिन पानी में डूब जाता है। इसका कारण क्या है, पानी में
है ना, पानी में डूब जाता है, इसका कारण क्या है? तो आपको याद रखना है आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, जो पारद का आपेक्षिक घनत्व होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। इस कारण अधिक होने के कारण वो क्या करता है? अपने सतह पर उसको तैराते रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? इसका आंसर भी है ना, यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि लोहे की कील का जो है ना, देखिए लोहे की कील का जो आपेक्षिक घनत्व होता है, ठीक है, लोहे के घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे में कम होता है। देखिए इसको इस तरीके से समझें, ऑप्शन देखो बताता हूँ मैं। लोहे की कील जो है पारे में क्या करती है? तैरती रहती है, जबकि पानी में डूब जाती है। पारे में तैरती इसलिए रहती है क्योंकि पारे का जो अपेक्षित घनत्व है वो क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो लोहे के पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, ऑप्शन पहला। ठीक है, ऑप्शन दूसरा आपको देखने को मिलता है, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। ठीक है, ऑप्शन तीसरा, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, ठीक है, तथा पारे से कम। ऑप्शन डी है, पारा पानी से भारी होता है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे लोहे का कील। ठीक है, लोहे का जो कील है ये पारे में तैरता है, ठीक है, लेकिन पानी में डूब जाता है। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए आपका ऑप्शन सी जो है सही होगा। लोहे का जो आपेक्षिक घनत्व होता है ना वो पानी से अधिक होता है। ठीक, आपको याद रखना है कि लोहे का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो पानी से अधिक होता है। ठीक, मतलब देखिए यहाँ पे लोहे का जो आपेक्षिक घनत्व है ये क्या होता है? पारे से अधिक होता है, लेकिन ये जो आपेक्षिक घनत्व होता है ये पानी से कम होता है, पारे से अधिक होता है ना। रुको, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, है ना। आप इन सब चीज़ों को, चूँकि ये चीज़ क्या होंगी ज़्यादा नीचे आ गई तो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, फिर भी मैं जो बोल रहा हूँ, है ना, उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। तो पारे का जो है आपेक्षिक घनत्व याद रखेंगे, है ना, लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे से ज़्यादा होता है। ठीक, पारे से ज़्यादा होता है, क्या होता है? वो तैरते रहता है। लेकिन यहाँ पानी का घनत्व क्या हो जाता है? ठीक है, देखिए लोहे का घनत्व पानी से क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या होता है? डूब जाता है। ठीक, आप देखेंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है कि ऑप्शन सी में बताया गया कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है। ठीक, जो लोहे का घनत्व है ये किससे होता है? पानी से अधिक होता है। ठीक, लोहे का जो घनत्व है वो पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है। ठीक, लोहे का घनत्व जो है, देखिए ये है ना जो सिंबल है ये उल्टा हो गया कि लोहे का घनत्व जो है पारे से क्या होता है? कम होता है, तो पारे पे वो तैरते रहता है। और साथ ही लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक होता है, इसलिए क्या होता है? पानी में डूब जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? ये जो है यही प्रश्न है, आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है पृष्ठ, हाँ देखिए, ठीक है, अगर है ना इसी को आगे बढ़ते हैं और प्रश्न मैं करता हूँ कि लोहे की सुई, है ना, लोहे की जो सुई है वो पानी की सतह पर अगर तैरती है तो उसका कारण क्या है? ठीक, देखिए ऑप्शन है पानी के उत्प्लावन बल के कारण, अगला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण, अगला ऑप्शन है श्यानता के कारण और अगला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो लोहे की सुई अगर पानी पे तैरती है, ठीक है, लोहे की सुई अगर पानी पे तैरती है तो इसका कारण क्या होगा? पृष्ठ तनाव। क्या होगा इसका कारण? आपको याद रखना है पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव नहीं दिया है तो उसका ऑप्शन ये जो है ना, याद रखना है कि लोहे का घनत्व जो है पारे से अधिक होता है और पानी से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का बना पानी जहाज उस पर तैरता रहता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, सुई की नोक नुकीली होती है। ऑप्शन बी देखिए, जहाज जो है सपाट होता है। ऑप्शन सी देखिए, जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है। ऑप्शन डी, सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। देखिए बोला गया है कि सुई जो है क्या होती है? पानी में डूब जाती है। ठीक है, सुई जो है पानी में क्या होती है? डूब जाती है, लेकिन
जो लोहे का है ना, लोहे का बना जहाज है ये पानी में तैरते रहता है। लोहे का बना जहाज पानी में तैरते रहता है, इसका कारण क्या है? तो याद रखेंगे सुई के द्वारा पानी की सतह पर, है ना, सुई को जब आप पानी में डुबोते हैं तो जितना पानी क्या करता है, हटाता है। ठीक है, सुई जो है क्या करता है, जब सुई को पानी में, है ना, पानी में डालते हैं तो आप देखेंगे कि सुई का जो अपेक्षित घनत्व है, सुई के द्वारा जो हटाए गए पानी होता है उसे क्या होता है, अधिक होता है। अगर वो कम रहता तो क्या होता, वो उसके ऊपर तैरता, लेकिन अधिक है, ज़्यादा हो गया तो क्या होता है, डूब जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सुई का अपेक्षित घनत्व जो है ना, सुई का अपेक्षित घनत्व जो है क्या होता है, सुई के द्वारा जो हटाए गए जल है, सुई के द्वारा जो हटाया गया जल है उसके अपेक्षित घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, उसके अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। इस कारण वो क्या होता है, डूब जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर से क्या करते हैं, खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, ऑप्शन 1, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ठीक है, ये कल मैंने आपको लिफ्ट वाले क्वेश्चन में जो कराए थे उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है। ठीक है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है ना। और डी है, पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, कुएं से जब आप क्या करते हैं, ठीक है, पानी को ऊपर की ओर खींचते हैं, पानी को ऊपर की ओर खींचते हैं तो भार आपको बढ़ा हुआ लगता है, तो भार आपको बढ़ा हुआ लगता है, तो इस पे क्या होगा, भार जो है उसका वजन जो है क्या होता है, बढ़ा हुआ लगता है। ठीक, इसमें ये पूछा गया है कि आप, है ना, कुएं में क्या करते हैं, पानी निकालने के लिए बाल्टी को रस्सी के माध्यम से बांध कर नीचे फेंकते हैं और पानी लेने के बाद उसको ऊपर की ओर खींचते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है कि जो पानी का बाल्टी है ना, बाल्टी में पानी आ गया तो ज़्यादा भारी महसूस होगा, ज़्यादा हल्का महसूस होगा, या उसमें स्थिरता रहेगी, कुछ भी महसूस आपको नहीं होगा, या उसके द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यही आपको प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इस जल का भार क्या होगा? ठीक, एक गुब्बारा जिसका क्या है, कोई भार नहीं है, ठीक है, उसमें 200 ग्राम पानी को आप भरते हैं तो उस जल का भार कितना हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन है 0, 100 ग्राम, 200 ग्राम और 400 ग्राम। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आप समझिए कि जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से क्या होती है, डूबी होती है, तब उसके भार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए जो द्रव का क्षेत्रफल होता है उसके भार के बराबर होता है। क्योंकि गुब्बारे में जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर क्या लगेगा, उत्प्लावन ऊपर बल लगेगा। ठीक है, तो जल का जो भार होता है उसके, है ना, जल का अगर हम जल में, गुब्बारे में अगर जल का भार निकालते हैं तो उसका जो टोटल भार है 200 और साथ ही जो उत्प्लावन बल है वो दोनों लगेगा, और इस प्रकार उसका भार कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। मान लीजिए एक भारहीन गुब्बारा है, क्या है, तो भारहीन गुब्बारा। ठीक है, भारहीन गुब्बारा है, इसमें आप क्या करते हैं, जल भरते हैं, उसके बाद आप पूछते हैं कि इसका वजन कितना है, तो आप याद रखेंगे इसका वजन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप देख पाएंगे कि इसका वजन कितना होता है, 0 हो जाता है। वो कैसे, तो देखिए आप जब गुब्बारे में पानी भरते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है, उस पर उत्प्लावन बल भी लगेगा। क्या लगेगा, तो उत्प्लावन बल भी लगेगा और दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, जो उसका टोटल वेट है उसमें आप उत्प्लावन बल को माइनस करते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। देखिए बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है दाब, वेग, ताप या घनत्व। ठीक है, देखिए जो बादल आपको देखने को मिलते हैं, है ना, बादल जो है आसमान में जब आप देखते हैं तो ये क्या करते हैं, इनके भाषा में तैरते हैं या बहुत तेज़ गति से एक गति करते हुए आपको देखेंगे, है ना, बहुत तेज़ी से गति करते हुए दिखते हैं। तो
तो इसका कारण क्या होता है कि किस वजह से ये तैरने लगते हैं, तेज गति करते हैं, है ना, तेज गति करते हैं। तो याद रखेंगे इसका कम घनत्व जो है, ठीक है, क्या तो आपको याद रखना है, इसका घनत्व का हल्का होना या घनत्व का कम होने के कारण ये तेज रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं या तैरने लगते हैं। ये आपको खुली आंखों से, है ना, बरसात के दिनों में मैंने जो आप चीज़ें आपको बताई, ये चीज़ें आपको आप प्रायोगिक तौर पर अपने दोनों खूबसूरत आंखों से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है इसमें बताया गया है कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। ठीक है, देखिए समुद्र में क्या होता है, देखेंगे कि जो बर्फ़ होता है जमा रहता है। ठीक, तो बर्फ़ जो है समुद्र की सतह से ऊपर कितना जमा होता है और नीचे कितना जमा होता है। आप कई पिक्चर देखते हैं, ठीक है, पिक्चर में समुद्र की सतह पे आप देखते हैं क्या है, बर्फ़ जमा रहता है। ठीक है, तो कितना हिस्सा ऊपर रहता है और कितना हिस्सा नीचे रहता है ये बताना है। ठीक है, ज़्यादातर आप टुंड्रा प्रदेश की ओर जाएंगे तो क्या देखने को आपको मिलता है ना, जैसे सर्बिया का क्षेत्र हो, नीचे अंटार्कटिक का क्षेत्र हो, अंटार्कटिका का क्षेत्र हो, तो वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ जमा रहता है। और बर्फ़ जमा रहता है तो नीचे क्या होती हैं, मछलियाँ भी होती हैं जो जीवित रहती हैं, है ना। आप इंटरटेनमेंट पिक्चर देखे होंगे, ठीक है, एंटरटेनमेंट जो है ना 2000 करोड़ रुपए का क्या होता है, मालिक होता है। तो हमारे जो क्या बोलते हैं खिलाड़ी साहब, नाम है अक्षय कुमार जी, वो उनको क्या करने के लिए, है ना, साक्षात यमराज जी का दर्शन दिलाने के लिए तरह तरह की क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं और हर तरीके की योजना में विफल हो जाते हैं। तो उनका एक योजना जिसमें शामिल क्या होता है कि उसमें क्या करने के लिए, जहाँ बर्फ़ जमा होता है ना समुद्र में, वहाँ उसको क्या करने के लिए खिलाने के बहाने लेके जाते हैं ताकि वो क्या कर सकें, है ना, उस इंटरटेनमेंट जी को खिलाते रहें और साथ में कहीं पर बर्फ़ के, है ना, जो कमज़ोर वाले हिस्से को क्या करेंगे, पैर के माध्यम से या किसी युक्ति के माध्यम से तोड़ देंगे और जो है इंटरटेनमेंट जी नीचे क्या हो जाएंगे, जल में, है ना, डूब जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। लेकिन इंटरटेनमेंट जी ही, है ना, बहुत आखिर इंटरटेनमेंट ही रहते हैं, वो क्या करते हैं, बर्फ़ की सिल्ली को भी तोड़कर ऊपर आ जाते हैं और इस प्रकार जो अक्षय कुमार जी का 2000 करोड़ रुपये का जो ख्वाब रहता है वो ख्वाब ही बनकर रह जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देखा, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि समुद्र में जब बर्फ़ क्या होती है, जमती है, तो उसका कितना हिस्सा जो है बाहर होता है। ठीक है, कितना हिस्सा जो है समुद्र के ऊपर होता है, तो आपको याद रखना है 1/9 हिस्सा। ठीक है, समुद्र में जो बर्फ़ का जो जमाव होता है ना, इसका कितना हिस्सा सतह से ऊपर होता है, तो याद रखेंगे 1/9 हिस्सा। देखिए उसका 1/9 हिस्सा में याद रखेंगे कुल कितना हिस्सा, 9 हिस्सा। 9 हिस्सा में केवल एक हिस्सा ही बाहर रहता है, बाकी का 8 हिस्सा आपको अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी का 8 हिस्सा आपको कहाँ देखने को मिलता है, या तो पानी के रूप में रहता है या बर्फ़ के रूप में क्या होता है, टुकड़ों में वो, है ना, अंदर ही तैरते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा जो है तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, आपको बताना है कि पानी का स्तर में क्या बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, या वो कम हो जाएगा, या उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। देखिए ये सारी चीज़ें जो है हमारे खरे सर के द्वारा आपको बहुत अच्छे से बताई जाती हैं। मान लीजिए हमारे खरे सर जो है ना, सोमरस का पान करने गए हैं, है ना, जिसको इंग्लिश में आप अलग तरीके से उसका नाम ले सकते हैं। तो उसके बाद गिलास में, है ना, आजकल क्या होते हैं, उसको चिल्ड करने के लिए, है ना, बर्फ़ का टुकड़ा उसमें फैशन के तौर पे डाला जाता है, या है ना, या शौक के तरीके से पूरा करने के लिए। तो बर्फ़ का टुकड़ा जैसे ही आप क्या करेंगे, जल में डालेंगे, तो उसमें प्रश्न पूछा गया है कि बर्फ़ जब पिघलेगा तो पानी क्या बढ़ जाएगा, पानी क्या घट जाएगा, या पानी उतना ही रहेगा, या किसी भी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो याद रखिएगा, आप जल में जब, है ना, बर्फ़ का टुकड़ा डालेंगे और बर्फ़ जब पिघल जाएगी तो उसकी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसकी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब अब बर्फ़ पानी में डालेंगे तो बर्फ़ का जो हिस्सा जो है क्या करता रहता है, उस पानी पे तैरते रहता है और वो उतना ही भार, है ना, लेता है वो। हाँ, कि कैसे तैरता है, तो जल के द्वारा जो भार वो क्या करता है, हटाए रहता है, उतने में ही वो तैरते रहता है। ठीक है, तो जल में जब बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं तो उसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिएगा आपका जो अगला प्रश्न है
जैसे बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रही है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगा तब क्या होगा? ऑप्शन देखिए, पानी फर्श पर फैल जाएगा। अगला है बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है पानी का स्तर पहले गिरेगा या फिर बीकर से बाहर निकलेगा। ठीक है। चौथा है जल स्तर नहीं बदलेगा। देखिए, पानी में अगर आप क्या करते हैं, बर्फ़ को डालते हैं तो ना ही उसमें पानी बर्फ़ के पिघलने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, याद रखेंगे, यही जो प्रश्न है इसको बीकर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या हो जाएगा? देखिए, शरीर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी, कुछ अधिक भाग में पानी डूबेगा। ऑप्शन डी है अधिक आसानी से तैरेगा। देखिए, पानी पे अगर आप तैर क्यों पाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है उसके तापमान का 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना। ठीक है, अगर ये जो है 100 डिग्री हो गई है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ये 100 डिग्री हो जाती है तो आपको याद होगा आपका शरीर इसमें क्या हो जाएगा? आप इसमें तैर नहीं पाएंगे, आप क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। ठीक है, आप इसमें तैर नहीं पाएंगे, आप इसमें क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? आप डूब जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि? ठीक है, ऑप्शन है समुद्र का जल नमकीन होता है, ये भी इसका एक कारण है। दूसरा, समुद्र जल गहरा होता है। ठीक है। तीसरा, समुद्र का जल भारी होता है। ठीक है। और चौथा है समुद्र का जल हल्का होता है। चलिए देखिए, इसमें बोर्ड से बोला गया है कि समुद्र में तैरना आसान होता है, न कि नदी या तालाब में। ठीक है, मतलब नदी या तालाब की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। इसका कारण क्या है? तो ये सबसे पहले याद रखेंगे, समुद्र का पानी नमकीन होता है। ठीक है, ये क्या है? लवण की क्या करता है? प्रवृत्ति रखता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है? इसका घनत्व अधिक होता है। घनत्व अधिक होने के कारण ये तैरने में क्या होता है? आसानी होता है। और दूसरा चीज़ आप याद रखेंगे यहीं पे कि समुद्र जो है, आप जब तैरते हैं तो आपके शरीर पर समुद्र जो है आप पर एक बल लगाता है, जिसको क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। ठीक है, समुद्र के ऊपर में किसी भी प्रकार का अगर कोई चीज़ तैर रहा है तो उसके ऊपर समुद्र के द्वारा एक बल लगाया जाता है, वो कौन सा होता है? उत्प्लावन बल। तो याद रखेंगे, नदी और तालाब के मुकाबले समुद्र का पानी का घनत्व अधिक होने के कारण ये जो है अधिक उत्प्लावन बल लगाता है। क्या? तो अधिक उत्प्लावन बल लगाता है। इसीलिए है ना, समुद्र के इसीलिए नदी और तालाब की अपेक्षा समुद्र में तैरना क्या होता है? आसान होता है। समुद्र आपको क्या करता है? तैरने में मदद करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप है ना ज़्यादा दूरी पर जाके डायरेक्ट समुद्र में समाहित हो जाएं, है ना। ठीक, तो जितनी भी समुद्र देखिए, अगर आपको तैरने सीखना है तो आप नदी और तालाब में ही सीखें, या तो आजकल मॉडर्न ज़माना है, आप स्विमिंग पूल में भी जाके सीख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर हमारे जो है संस्था के द्वारा है ना, अगर स्विमिंग पूल कॉम्पिटिशन कभी ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो इस सब चीज़ों की व्यवस्था है ना फ्यूचर में आपको देखने को मिलता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से कहाँ पर अधिक होता है? याद रखिए, वायु में, जल में, हाइड्रोजन में और नाइट्रोजन में। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि पिंड का जो अधिकतम भार है ये कहाँ अधिक होता है? तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन में। ठीक है, हाइड्रोजन में आपको पिंड का अधिकतम भार क्या होता है? देखने को मिलता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, देखते हैं, जब कोई जहाज नदी से सागर में है ना प्रवेश करता है, यहाँ पे शब्द लिखा है घुसता है। ठीक है, याद रखेंगे, जब कोई जहाज नदी से सागर में, समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है यह कुछ ऊपर उठता है, या कुछ नीचे आता है, या उसी तल पर रहता है, या यह समुद्र की तली में डूब जाता है। देखिए मान लीजिए कोई जहाज है, ठीक है, और ये जो है क्या करता है? नदी से समुद्र में है ना या सागर में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ये याद रखेंगे, इसकी स्थिति में थोड़ा ऊपर उठान होता है। ऊपर उठान कहने का मतलब ये जो है, जैसे ही समुद्र के जैसे ही नदी के पानी से समुद्र या सागर के पानी में जाएगा, इसका तल जो है थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। याद रखेंगे, तल जो है क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। इसका कारण क्या है कि समुद्र का पानी जो है खारा होता है, जिसके कारण वो अधिक घनत्व रखता है।
ठीक है, समुद्र का पानी जो है अधिक घनत्व रखता है। दूसरा कारण क्या है कि समुद्र जो है उत्प्लावन बल जो क्या करता है वस्तु या पिंड पे लगाता है वो भी क्या होता है, अधिक होता है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। ये जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखने को मिलेगा, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ही सही हैं, ठीक है, दोनों ही चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल ही सही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा है ना कि प्रश्न पूछा गया है कि जहाज नदी से निकल कर सागर में प्रवेश करती है क्या ऊपर उठ जाती हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सागर का जो घनत्व होता है ना, दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, सागर जल का जो घनत्व होता है ये नदी के घनत्व से अधिक होता है ना, नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। ये भी एकदम सही है, ये भी क्या है जो है एकदम सही है। चलिए हम लोग इतनी सारी चीज़ों का एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं परीक्षा को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। ये आपको किसी न किसी पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप इसको क्या करें, बार बार पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, है ना, और रिवीजन करते रहें और कोशिश करें, है ना, कि वीडियो को आप बार बार देख पाना, है ना, क्योंकि वीडियो जो है लगभग 1 घंटे के आसपास का रहता है। तो आप क्या करेंगे, बार बार 1 घंटे तो देख नहीं पाएंगे, इसलिए इन सब चीज़ों को आप क्या करेंगे, पॉइंट करते जाएं, है ना, इन सब चीज़ों को नोट्स बनाते जाएं, उसको लिखते जाएं, और हो सके तो जितनी भी चीज़ें हैं इसको, है ना, आप बार बार पढ़ें ताकि परीक्षा के समय में जो भूलने की समस्या होती है वो आपके साथ ना हो। तो चलिए यहाँ पर इन सब चीज़ों का एक बार क्विक रिवीजन और करते हैं और देखेंगे। देखिए ये जो है परिचारक है ना को डेडिकेटेड हमारी क्लास है, तो इसमें आज हम लोगों ने पदार्थों के गुण के बारे में पढ़ा, ठीक है। मैटर क्या पढ़ा हम लोगों ने, मैटर पढ़ा, मैटर की क्या, तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए वर्षा की बूंद जो है क्या होती है, गोलाकार होती है, गोल होती है, ठीक है। और गोल नहीं होती है, आपको नहीं पता है, तो देखिए आप पहले घर में जाएंगे, जहाँ पानी रखते हैं उस बर्तन में क्या करेंगे, अपने हाथ को डुबाएंगे और उसके बाद हाथ को बाहर लाना और इस आकृति में ऐसे करके रखना और पानी के बूंद को नीचे क्या करना है, आपको टपकाना है। तो आप देख पाएंगे कि जो वर्षा की बूंदों की आकृति कैसी होती है, तो गोलाकार होती है। और गोलाकार ही क्यों होती है, इसका कारण क्या है, जो पृष्ठ तनाव है, ये जो है उसका प्रमुख कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। द्रव बूंद जो है संकुचित होकर, कंप्रेस होकर, छोटी होकर, है ना, जो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरता है उसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। देखिए वर्षा की बूंदें जब होती हैं, है ना, बारिश तेज होती है, तो क्या वो, है ना, एक एक गिलास पानी गिरती हैं क्या, नहीं, वो क्या होती है, बूंद के रूप में गिरती हैं और उसका क्षेत्रफल जो है क्या होता है, कभी छोटी बूंद कभी बड़ी बूंद, है ना, वो पृष्ठ तनाव के कारण वो न्यूनतम क्षेत्र को क्या करता है, कैरी करता है। देखिए तेल जो है पानी पर तैरता है, इसका कारण क्या है, डूबता क्यों नहीं, तो याद रखेंगे तेल के जो, है ना, तेल के जो तल का तनाव है वो क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, कम होता है। इसी में आप आगे देखते हैं कि मिट्टी का तेल जो है पानी की सतह पर तैरते रहता है, ठीक है। मिट्टी का तेल जो है पानी की सतह पर तैरते रहता है, इसका कारण क्या है कि मिट्टी का तेल का घनत्व जो है क्या होता है, कम होता है, ठीक। मिट्टी का तेल का जो घनत्व है वो कम होता है, इस कारण वो क्या करता है, तैरते रहता है। देखिए साबुन के बुलबुले, है ना, साबुन का अगर बुलबुला निकलता है, ठीक है, साबुन का जो बुलबुला आप देखते होंगे तो उसका दाब कैसा होता है, ये पूछा गया है। तो साबुन के बुलबुले का जो दाब है वह वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साथ ही साबुन के जो बुलबुले बने, मान लीजिए 2 अलग अलग बुलबुला बना और दोनों का व्यास जो है अलग अलग है, और दोनों को आप क्या करते हैं, एक नली के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो देखेंगे कि जो बड़ा बुलबुला है वो बड़ा होते जाएगा और जो छोटा बुलबुला है वो और भी छोटा होते जाएगा। अगला देखिएगा कि हाइड्रोजन भरा जो पॉलीथीन है ना, हाइड्रोजन को अगर क्या करते हैं, पॉलीथीन में, है ना, भरते हैं, पॉलीथीन के गुब्बारे में भरते हैं, तो इसमें क्या परिणामों को दिखने मिलता है, तो इसकी अमाप में वृद्धि होने लगती है, क्या, तो अमाप में वृद्धि होने लगती है। अगला देखते हैं कि अगर साबुन के बुलबुले को आप आवेशित करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, त्रिज्या जो है क्या होती है, उसकी त्रिज्या बढ़ने लगती है। अगला देखिए केशिकत्व कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, जो केरोसिन का तेल जिसको आप क्या करते हैं, लालटेन में इस्तेमाल करते हैं और वो जलती है, यहाँ आपको केशिकत्व का उदाहरण देखने को मिलता है। साथ ही स्याही का जो सूखना है ना, स्याही का जो सूखना या जिसको हम लोग सोखना कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग सोखना कहते हैं,
ये भी केशकत्व के कारण ही होता है। अगला देखिए, पौधे जो है भोजन, है ना, भोजन में जैसे पानी या खनिज लवण या विटामिन लेते हैं, इसका कारण भी क्या है तो आपको याद रखना है, केशिकत्व के माध्यम से ही लेते हैं। सूती कपड़े में जब जल गिरता है तो उसका जल जो है ना, क्या होता है, फैल जाता है। इसका कारण क्या है तो केशिकत्व है। देखिए, गैस स्टोव में, है ना, जो केरोसिन की बत्ती होती है, जो केरोसिन आप डालते हैं और बत्ती में, है ना, ये जो है गैस का स्टोव जलता है, इसका कारण क्या होता है, ठीक है, बत्ती में, है ना, जो केरोसिन ऊपर में चढ़ता है, इसका कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए आंसर आपका केशिकत्व होना था, लेकिन ऑप्शन में, है ना, केशिकत्व नहीं है, तो केशिकत्व के अनुपस्थिति में अगर पृष्ठ तनाव दिया हुआ है तो पृष्ठ तनाव आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखिए, केश नली जल की अपेक्षा तरल में अधिक ऊंचाई पर चलती है, इसका कारण क्या है तो याद रखेंगे, जो तरल है इसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसलिए वो अधिक ऊंचाई तक पहुंचती है। अगला देखिए, झील की तली से अगर वायु का बुलबुला ऊपर की ओर आता है तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होगा तो बताना है, आकार में वृद्धि होगी। ठीक है, हवाई जहाज में जो पेन आप इस्तेमाल करते हैं उसकी स्याही क्या बाहर निकल जाती है, इसका कारण क्या है तो आपको याद रखना है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब जो है ऊंचाई में क्या होते हैं लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके कारण जो स्याही का जो फ्लो है वो क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। उसी प्रकार जो हाइड्रोलिक ब्रेक है, याद रखेंगे कौन से नियम पर आधारित होता है तो ये जो है पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में आपको याद रखना है, वो जो है पास्कल के सिद्धांत पर क्या करता है तो कार्य करता है। चलिए आगे देखिए कि बैरोमीटर का अगर पाठ्यांक अचानक गिर जाए तो क्या किस ओर संकेत करता है, तो इस ओर संकेत करता है कि तूफानी मौसम होगा, तूफान आने वाला है, जो जहाँ है या तो वहीं रुके रहें, है ना, सुरक्षित स्थान पाकर, या तुरंत ही अपने घर में आएँ, चाय पकौड़े के साथ, है ना, एंजॉय करें, ठीक है, गाना सुनते हुए। अदरवाइज तूफान आपको, है ना, अपने ही साथ क्या करेगा, है ना, तूफानी मौसम है, अपने ही साथ ले डूबेगा। अगला देखिए, जल जो है, जल का अधिकतम घनत्व कहाँ कितना केल्विन पे होता है तो याद रखेंगे 277 केल्विन पर। उसके पास गैस का वॉल्यूम हम देखते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और साथ ही क्या हो जाता है, उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है संपीड़ित करने पर आधा हो जाता है। तो इसको हम गैस के नियम के तहत क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिसके अंतर्गत V1 अनुपात V2 ये बराबर होता है TN अनुपात T2 के, और पुनः उसकी मूल अवस्था में लाने के लिए हमें 2 टेप का क्या होता है, वैल्यू चाहिए होता है। तो T1 का जो यूनिवर्सल वैल्यू है 273, इसमें 27 को हम लोग जोड़ते हैं तो 300 केल्विन प्राप्त होता है। उसके बाद अब इसको फार्मूला में रखेंगे और T2 का वैल्यू यहाँ पे प्राप्त करेंगे, तो T2 की वैल्यू में जो पहले जो यूनिवर्सल वैल्यू ऐड हुआ रहता है उसको आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, और आपको आंसर आपका मिल जाएगा। देखिए, अगर ताप भी समान है और दाब भी समान है तो सभी गैसें जो है निश्चित आयतन में इसकी अणुओं की संख्या में क्या समानता होगी, ये ऐसा जो नियम है, ये कौन सा नियम कहता है तो आपको याद रखना है, एवोगाद्रो। देखिए, अगर ताप समान है और दाब भी समान है तो सभी गैसों का जो निश्चित आयतन है वहाँ अणुओं की संख्या समान होगी, ये जो है एवोगाद्रो के नियम के तहत है। ठीक है, और कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड अणु के बीच अगर दूरी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, कंटेनर के जो क्षेत्रफल है, आयतन, उसको बढ़ा दीजिए, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहीं से लीक कर दीजिए, उनकी भी दूरियाँ क्या हो जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। ठीक, लोहा जो है पारद या पारे पर तैरता है जबकि पानी पर डूब जाता है, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण देखिए कि जो पारे का अपेक्षित घनत्व है वो क्या होता है, अधिक होता है। इसी प्रकार लोहे का कील जो है पारे पे तैरता है और पानी में डूब जाता है, इसका कारण क्या है कि देखिए पारे का अपेक्षित घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, और पानी का अपेक्षित घनत्व जो है कम होता है। चलिए आगे देखते हैं, और आगे आपको देखिएगा यहाँ पे जो लोहा है ना, लोहे की सुई जो है क्या करती है, पानी में तैरती है, इसका कारण क्या होता है तो आपको याद रखना है, पृष्ठ तनाव के कारण ही लोहे की सुई जो है पानी में क्या होने लगती है, तैरने लगती है। आगे देखिएगा कि सुई जो है पानी में डूब जाता है ना, जबकि लोहे का बना जहाज जो है पानी में तैरते रहता है। ठीक है, इसका कारण क्या होगा तो याद रखना है, पृष्ठ तनाव। अगले देखिएगा, सुई का जो अपेक्षित घनत्व क्या होता है ना, सुई का अपेक्षित घनत्व जो है क्या आपको देखने को मिलता है, कम होता है, और इसके द्वारा हटाया गया क्षेत्रफल क्या होता है, वो भी अधिक हो जाता है। ठीक, चलिए देखिए, कुएं से जब पानी को क्या करते हैं, बाल्टी की सहायता से ऊपर खींचते हैं तो आप क्या होता है, भार बढ़ने का अनुभव आपको देखने को मिलता है। आगे देखिए कि जो भारहीन गुब्बारा है उसमें अगर आप जल भरते हैं तो याद रखेंगे, जैसे ही आप 200 ग्राम उसमें जल भरते हैं, जल का उत्प्लावन बल भी उस पर लगता है, और साथ ही, है ना, जल के द्वारा उत्प्लावन बल भी लगाया जाता है, और जल का जो एक्चुअल भार है दोनों होता है, और दोनों क्या होता है, जीरो हो जाता है। चलिए इसी में आप देखेंगे यहाँ पे, है ना, कि बादल जो है क्या करते रहता है, ये तैरते रहता है। इसका कारण क्या होता है
कि बादल का जब घनत्व तो क्या होता है, कम होता है। तो ये आपको बरसात के दिनों में, है ना, अपने खुले आंखों से देखने को मिलेगा। बादल क्या होता है, तेजी से गति करने लगता है। इसका कारण क्या है कि उसका घनत्व जो है कम हो जाता है। देखिए, समुद्र में अगर बर्फ़ जमता है तो इसका कितना हिस्सा बाहर रहता है, तो 1/9, ठीक है, 1/9 हिस्सा क्या आपको बाहर देखने को मिलता है। जल जो है बर्फ़ का टुकड़ा, हाँ, जल में अगर बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है और, है ना, पिघलने के बाद क्या जल के स्तर में कोई परिवर्तन होता है, तो याद रखने का किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला देखिए जो है पानी जो है क्या होता है, पानी पे आप तैरते हैं क्यों, कौन सी डिग्री पर, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान के आसपास ही आप पानी पर तैर पाएंगे। अगर वहाँ तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो याद रखेंगे यहाँ पे आप क्या हो जाएंगे, तैर नहीं पाएंगे और डूब जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, समुद्र जो है ना, नदी और नाले, मतलब समुद्र में तैरना नदी और नाले की अपेक्षा या नदी और तालाब की अपेक्षा आसान होता है, क्योंकि समुद्र का पानी नमकीन होता है। नमकीन होने के कारण इसका जो आपेक्षिक घनत्व है ये भी क्या होता है, अधिक होता है, जो आपको तैरने में मदद करता है। साथ ही समुद्र जो है आपको तैरने में मदद करने के लिए अधिक उत्प्लावन बल लगाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पिंड जो है अधिकतम, ठीक है, पिंड जो है अधिकतम कहाँ आपको भार इसका महसूस होगा, तो याद रखना है हाइड्रोजन में। देखिए, जहाज जो है ना, जहाज जो है नदी में और साथ ही समुद्र सागर में जब प्रवेश करती है, ठीक है, जहाज अगर नदी में है उसके साथ वो समुद्र या सागर में प्रवेश करेगी तो जो है उसका तल आपको उठा हुआ महसूस होता है, ठीक। और देखिए, क्योंकि इसका सागर का घनत्व जो है याद रखेंगे अधिक होता है और नदी के घनत्व से, ठीक। चलिए देखिए, जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें आज के क्लास में जो पदार्थ का जो गुण होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। तो जितनी भी जरूरी चीज़ें थी मैंने आपको पढ़ा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ। इसके बाद अगला क्लास आपका जो आएगा वो आएगा जो रेलवे का एग्ज़ाम है उसको लेकर डेडिकेटेड।